माय डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक ही काम करना है, बस वीडियो में बने रहिए अंत तक, पूरा वीडियो जरूर देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रीपोजिशन, प्रे यानी पूर्व और पोजीशन यानी स्थिति। पूर्व की स्थिति यानी पहले की स्थिति। तो पहले कौन और कैसी स्थिति, देखिए हम इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा सीखते हैं कि आखिर ये प्रीपोजिशन होता क्या है। तो भाई, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय, वह शब्द जो नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम या वर्ब यानी क्रिया से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़े, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। लेकिन सर, ये बात थोड़ी कम समझ में आई है। चलिए बेटर समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। लेकिन उससे पहले इस परिभाषा को हम सीख लेते हैं इंग्लिश में। द वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब एंड serves its relation with other words in the sentence is called preposition. अब देखिए एक सेंटेंस लेते हैं। My wife is in the kitchen, यानी मेरी पत्नी रसोई घर में है, रसोई में है। अब ये जो द किचन है ना, वो हमारा नाउन है। रसोई क्या है? नाउन है, संख्या है। अब यहाँ पर जो इन है ना, वो क्या है? वो है प्रीपोजिशन। तो देखिए, यदि हम यहाँ से अब इन हटा देते हैं तो माई वाइफ इज किचन, यानी इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जो इन है ना, प्रीपोजिशन जो हमने जोड़ा है, लगाया है, उससे ये जो नाउन है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है। तो यही तो बात है ना, कि वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन या वर्ब से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। यही तो हुआ ना प्रीपोजिशन। जी, एक और सेंटेंस लेते हैं। इस बार लेते हैं प्रोनाउन का। आई एम अफ्रेड ऑफ हर, मैं उससे डरता हूं। तो भाई, ये जो ऑफ है ना, ये ऑफ हर का संबंध इस वाक्य के बाकी शब्दों के साथ जोड़ रहा है, और हर हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, तो उससे डरता हूं, उससे यहां पर अफ्रेड ऑफ हर, अगर ऑफ हटा दिया जाए तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए ये कहा गया है कि वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन या वर्ब से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। लीजिए एक सेंटेंस और लेते हैं और बेटर समझने के लिए। और हमारा तीसरा सेंटेंस है आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग। अब यहाँ पर ये है जेरेंट। अब आपके मन में होगा, सर नाउन तो ठीक है, संख्या, प्रोनाउन, सर्वनाम, ये भी ठीक है, लेकिन ये जेरेंट्स क्या होते हैं? तो भाई, जो वर्ब कार्य को प्रकट करने के साथ साथ नाउन का भी काम करे वो जेरेंट कहलाती है। और इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपने साथ आईएनजी लेने के बाद यह जेरेंट बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, वर्क प्लस आईएनजी तो हो गया ना जेरेंट। तो ये नाउन का ही काम करती है। इसका मतलब मैं काम करते करते थक गया हूं। अब आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये जो जेरेंट है ना, वो एक्शन दिखाने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग। अब यहां पर देखिए, ये वैसे तो वर्किंग का मतलब काम कर रहा या काम करते हुए होता है, लेकिन यहां पर जेरेंट के रूप में यदि इसको काम में लिया जाए तो ये नाउन बन जाता है। तो देसी भाषा में इसका मतलब होता है काम करना, यानी आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं काम करते करते थक गया हूं। तो ये हुआ हमारा जेरेंट। भाई देखिए, यहाँ पर आपको मैंने दिए हैं प्रीपोजिशन समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल। ठीक है, फिर से समझिए शॉर्ट में। माई वाइफ इज इन द किचन, यानी मेरी पत्नी रसोई में है। आई एम अफ्रेड ऑफ हर, मैं उससे डरता हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, मैं काम करते करते थक गया हूँ। अब आप कहीं
कुछ और मत समझ लेना, ऐसा वैसा कुछ नहीं, हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए भाई, यानी वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले आकर, प्रीपोजिशन क्या होता है, वह जो नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड से पहले आकर उसका संबंध, उसका किसका, नाउन का, प्रोनाउन का या जेरेंड का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करवाए, वही तो होता है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। लेकिन भाई खाली परिभाषा से, डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, प्रीपोजिशन समझने पड़ेंगे, ठीक है। लिए चलते हैं आपको प्रीपोजिशन की तरफ। यहाँ पर आपको एक बात का रखना होगा बेहद खास ध्यान, क्या, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रीपोजिशन आता है, वह संज्ञा या सर्वनाम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड ऑफ हर। ये जो हर प्रोनाउन है ना, ये आई जो सब्जेक्ट है हमारा, जो नाउन है, इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रीपोजिशन हमारे पास है बिसाइड। बिसाइड का मतलब बगल में। एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज सिटिंग बिसाइड मी। वह मेरी बगल में बैठी हुई है, मेरे पास बैठी हुई है, बिल्कुल। तो यहाँ पर पास में या बगल में के लिए हमने बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज किया, ठीक है। अब देखिए इससे मिलता जुलता ही, खाली हमें एस जोड़ना है और दूसरा प्रीपोजिशन बन जाएगा बिसाइड्स। और देखिए अर्थ चेंज हो गया है, इसके अलावा। एग्जाम्पल, बिसाइड्स ए सिस्टर, मतलब एक बहन के अलावा। आई हैव आल्सो ए ब्रदर, मेरा एक भाई भी है। देखिए दोनों प्रीपोजिशन में डिफरेंस है। अगर बिसाइड लगाएंगे तो बगल में होगा, और अगर बिसाइड्स कर दिया तो इसके अलावा। हम कहते हैं ना कई बार कि सर क्या हो गया, ऐसे ही तो नहीं लगाया। अब आप देख लीजिए, ऐसे नहीं लगाया और लगाया, कितना फ़र्क हुआ, पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। तो हमने अभी सीखे बिसाइड और बिसाइड्स, दो प्रीपोजिशन। लीजिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रीपोजिशन लेते हैं बिटवीन। और बिटवीन का मतलब दो के बीच में। दो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कोई भी समय हो, कोई भी स्थान हो, दो होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल हमारा कहता है, डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन राधा एंड सीता। अब राधा और सीता दो है ना, तो दोनों के बीच में बांटने की बात हो रही है सेब को, तो दो के बीच में है, इसका मतलब बिटवीन लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 10 PM एंड 11 PM, यानी मुझसे संपर्क करो 10 बजे और 11 बजे के बीच। तो ये दो टाइमिंग है ना, तो दो के बीच में, इसका मतलब बिटवीन। अब लेते हैं अगला प्रीपोजिशन अमंग। अमंग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर फर्क इतना ही है, बिटवीन दो के बीच में होता है, अमंग दो से ज्यादा के बीच में होता है, मोर देन टू। देखिए एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दोज चिल्ड्रन, यानी ये जो आम है उन बच्चों में बांट दो। अब उन बच्चों में बच्चे हो गए ज्यादा, यानी मोर देन टू, तो हमने लगा दिया अमंग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, वह दोस्तों के बीच बैठा था। अब देखिए दोस्त ज्यादा है ना, दोस्त ज्यादा, बस इसका ही ध्यान रखना है, दो हो तो बिटवीन लगाना है, और दो से ज्यादा हो तो अमंग लगाना है। डियर फ्रेंड्स, क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आइए बात करते हैं सिंस की। सिंस निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। कैसे? वी हैव बीन लिविंग इन पुणे सिंस 2005। ये जो 2005 है ना, एक निश्चित समय है, तो हम 2005 से पुणे में रह रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मंडे यानी सोमवार, एक निश्चित समय है, यानी मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ। से ही अर्थ देता है। उसी प्रकार से फॉर भी जो है ना, वो से ही अर्थ देता है, लेकिन
इसमें समय की अवधि बताई जाती है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। अब यहाँ पर 2 घंटे कौन से हैं ये निश्चित नहीं है, समय की अवधि है, फिक्स टाइम नहीं है, यानी वह 2 घंटे से होमवर्क कर रही है। दूसरा सेंटेंस, सोनू हैज़ बीन डूइंग योगा फॉर 3 months। सोनू 3 महीने से योगा कर रहा है। अब यहाँ पर 3 महीना टाइम ऑफ पीरियड है, यानी समय की अवधि है, ठीक है ना, निश्चित समय नहीं है। तो अब देखिए आप बेटर समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर समय की अवधि के लिए काम में लिया जाता है। अब देखिए भाई, फॉर के और यूजेस बताते हैं आपको। लेकिन भाई इंग्लिश अगर प्रॉपर सीखनी है, प्रॉपर मतलब जैसे एक वाक्य याद आ गया मेरे को, बताता हूँ आपको। एक अंग्रेज ने एक हलवाई से पूछ लिया, व्हाट इज दिस? हलवाई बोला, दिस इज दही। दही था उसके पास, बोला दिस इज दही। फिर अंग्रेज ने पूछा, व्हाट इज दही? तो हलवाई ने क्या कहा, मिल्क स्लीप एट नाइट एंड मॉर्निंग बिकम टाइट। यही है दही। लेकिन ये तो हलवाई और अंग्रेज की बात थी, हम बात कर रहे हैं अपनी। भाई परफेक्ट इंग्लिश सीखनी है, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश क्लासेस की वीडियोस हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत शानदार शानदार धमाकेदार जानदार वीडियोस आने वाले हैं जो इंग्लिश सीखने में आपकी उम्र भर, जी हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी मदद करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बात कर रहे थे फॉर के और यूजेस क्या क्या हैं। देखिए, काफी देर से फॉर ए लॉन्ग, कुछ देर से फॉर ए वाइल के लिए भी फॉर का यूज किया जाता है। काफी देर से या कुछ देर से, इसके लिए भी। या फिर के लिए फॉर का मीन्स है, के लिए भी। या फिर किसी के कारण, किसी उद्देश्य से या किसी के पक्ष में कोई बात हो तो भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं। वस्तुओं की कीमत बतानी हो तो भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इनके लिए हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि आप समझ सकें और सीख सकें और बेटर। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, दीज स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रन। ये मिठाइयाँ बच्चों के लिए है, के लिए। देखिए फॉर का यूज आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, ही विल सफर फॉर हिज बैड हैबिट। वह अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत कष्ट में होगा, बहुत खामियाजा भुगतेगा। तो यहाँ पर देखिए, हिज बैड हैबिट्स यानी अपनी बुरी आदतों के कारण, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़। मैंने यह किताब 50 रुपये में खरीदी। तो 50 रुपये यहाँ देखिए वस्तुओं की कीमत है, इसके लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम सीखते हैं यूज़ ऑफ एट। एट का प्रयोग देखिए, एट का प्रयोग निश्चित समय के साथ या पर बताने के लिए, पर, ठीक है, याद रखिएगा, विद पॉइंट ऑफ टाइम। छोटी स्थान या जगह के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं, यूज नंबर 2। उसके अलावा रात या दोपहर के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। इसमें यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नाइट और नून दो के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। बाकी के लिए जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, हम इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो हम बताएंगे आपको, इनका यूज़ आएगा तब। इसके अलावा किसी खास मौके के लिए या त्यौहार के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, विद एनी इवेंट और फेस्टिवल। अब इस चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। देखिए, वी आर एट होम नाउ। हम अभी घर पर हैं, पर यानी एट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, सी लिव्स एट रामपुरा। वह रामपुरा में रहती है। अब रामपुरा अगर गांव है तो एट लगाना है, ठीक है, यानी छोटी जगह, छोटा स्थान। उसके बाद नेक्स्ट है
ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट, वह रात को दूध पीता है। अब रात नाइट आ गया ना, तो हमने एट लगा दिया। नेक्स्ट, मीना विल कम होम एट होली, मीना होली पर घर आएगी। अब देखिए होली क्या है, एक त्योहार है ना। तो जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था, खास मौका या त्योहार हो तो हम एट का यूज करते हैं। लीजिए बात करते हैं फॉर की, और फॉर के जो है ना वो 5 यूजेस हम आपको बताएंगे। पहला है किसी स्थान या जगह से आना, कहीं से आते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारा है, प्रीति इज कमिंग फ्रॉम जयपुर। तो प्रीति जो है वो जयपुर से आ रही है, जयपुर से आ रही है ना, तो आने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। और किसी समय से कुछ करने की बात हो तो भी हम फ्रॉम लगाएंगे। कैसे, दूसरा एग्जांपल, सी विल वर्क फ्रॉम टुमारो, वह कल से काम करेगी, कल से, ठीक है, समय दिखा रहा है तो फॉर लगा दिया। तीसरा एग्जांपल, किसी चीज या स्रोत से उत्पत्ति के लिए भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। सर वो कैसे, देखिए तीसरा एग्जांपल, ड्रॉ द वाटर फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से पानी खींचो, बाहर निकालो। तो हो गया ना। अब देखिए चौथा एग्जांपल और चौथा रूल। रूल हमें कहता है किसी चीज से कोई वस्तु या कोई चीज बनी हुई हो। कैसे सर, देखिए मेड फ्रॉम की बात कर रहे हैं हम। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, मिठाइयाँ दूध से बनी हैं, तो से यूज भी आ गया। और कोई चीज़ किसी से बनी हो वहाँ पर हमें फ्रॉम ही तो यूज़ लेना है, यही तो हमारा रूल है। और लास्ट रूल है इसका, किसी चीज़ का अलग होना या बच निकलना, इसके अर्थ में भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। वो कैसे, देखिए पांचवा एग्जाम्पल, द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, आम पेड़ से गिरा। तो आम पेड़ से गिरा तो अलग हुआ ना, तो यहाँ पर भी हमने फॉर का यूज़ कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्द ही प्रीपोजिशन पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।